हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश और गुप्ता वंश से हमेशा क्वेश्चन बना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। आज हम जानेंगे मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ, मौर्य वंश का साम्राज्य विस्तार, मौर्य वंश के संस्थापक और चाणक्य, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, सेलूकस कौन था, मौर्य वंश का कलिंग युद्ध, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। अशोक के 14 शिलालेख क्या है, अशोक के शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे सांची का बौद्ध स्तूप और अशोक द्वारा लिखवाए गए शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के बारे में बताएंगे और जानेंगे उनका साम्राज्य विस्तार, अशोक की उपाधियाँ, अशोक को किन नामों से जाना जाता है, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, किस भाषा में लिखे गए हैं ये अभिलेख। तो शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ। मौर्य वंश पहले प्राचीन भारत में बहुत सारे महाजनपद हुआ करते थे, जिनकी संख्या 16 थी। 16 महाजनपदों में एक प्रमुख महाजनपद था जिसका नाम हुआ करता था मगध। मगध के बारे में महाभारत और पुराणों में जानकारी मिलती है कि मगध में पहले जरासंध नामक राजा का शासन हुआ करता था। धीरे धीरे इस मगध में हर्यक वंश आया, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश का प्रमुख प्रतापी शासक बिंबिसार हुआ। हर्यक वंश के बाद आता है मगध में शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। जो नंद वंश हुआ, इसमें नंद वंश का एक प्रतापी शासक हुआ घनानंद, और घनानंद कहा जाता है कि उसी टाइम पर यूनानी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, और सिकंदर ने भारत में 2 जगह आक्रमण किया। एक पौरस के राजा तक्षशिला के राजा आम्भी और पौरस के राजा के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और पौरस सिकंदर के साथ बहादुरी के साथ लड़ा, और इसे झेलम या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, और बेतस्ता के युद्ध से भी इसे जाना जाता है। फिर इसके बाद चाणक्य तक्षशिला के एक शिक्षक हुआ करते थे, और उन्होंने घनानंद के पास जाकर इस बारे में चर्चा की कि विदेशी आक्रमण को भारत में आने से रोकना है, और कहा जाता है कि घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इसी वजह से चाणक्य ने ठाना कि मैं इस नंद वंश को उखाड़ के फेंक दूंगा, और उसने एक कुशल सेनापति चंद्रगुप्त को चयन किया, और उन्होंने युद्ध कला सिखाया, और उन्होंने सारी शिक्षाएं दी, और उसी समय फिर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य उनके गुरु हुआ करते थे, और मौर्य वंश मगध पर 332 ईसा पूर्व से 134 ईसा पूर्व तक शासन किया। प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद के विभाजित करके मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। मगध महाजनपद का उल्लेख महाभारत व पुराणों में मिलता है। मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासन हुआ। इसके बाद मौर्य वंश आया। उसी समय महाजनपद में 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक के इतिहास के जानने में बहुत सारे स्रोत हैं कि मौर्य वंश के इतिहास के विषय में हमें किस किस चीज़ों से जानकारी मिलती है। उनमें से बहुत सारे विषयों से हमें जानकारी मिलती है। शिलालेख हो गए, पुस्तकें हो गई, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। तो संस्कृत भाषा में लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र इतिहास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य ने की थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी जानकारी हमें
मिलती है मौर्य वंश के बारे में। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ, सोमदेव द्वारा रचित कथा साहित्य सागर, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सोमदेव द्वारा रचित कथा साहित्य सागर और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथ से भी हमें इसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प। जैन ग्रंथ भद्रबाहु द्वारा लिखित पुस्तक कल्पसूत्र और हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि मंजूश्री कल्पमूल किस धर्म से संबंधित महाग्रंथ है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है मंजूश्री कल्पमूल। और यूनानी लेखक मेगस्थनीज जब आया, यूनानी लेखक इसको किसने भेजा था? जो सेल्यूकस हुआ था, जो चंद्रगुप्त का सेनापति था, चंद्रगुप्त का सेनापति था, सेल्यूकस ने ही मेगस्थनीज नामक व्यक्ति को भेजा था मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के दरबार में। और मेगस्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका यूनानी लेखक मेगस्थनीज का नाम अति महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में लंबे समय तक भारत में रहा। उसने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, सैन्य संचालन और राज्य की आर्थिक सामाजिक राजनीति का गहन अध्ययन किया और इंडिका नामक पुस्तक में उसको उकेरा। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता मेगस्थनीज हैं। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता। ऐसे क्वेश्चन बना। मौर्य वंश का पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। इसको मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यूनानी लेखक जस्टिस ने चंद्रगुप्त को नीच कुल का बताया, पर इसकी इतिहास में कोई पुष्टि नहीं की जाती है। और जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को एक गांव के मुखिया की पुत्री से उपलब्ध हुआ बताया है, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं मिलती है। और ब्राह्मण साहित्य और विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया है, किंतु इस मत को भी स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया है। किसी किसी ग्रंथ में मौर्य वंश के बारे में उल्लेख मिलता है कि कौटिल्य ने एक शिकारी से इसे 1000 चांदी के सिक्कों को देकर उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था, पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। चंद्रगुप्त को प्रथम ऐतिहासिक शासक भी माना जाता है, भारत का प्रथम मुक्तिदाता। फैक्ट बनते हैं, भारत का प्रथम मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता माना जाता है। ऐतिहासिक शासक भी इसको कहा जाता है। चंद्रगुप्त के बारे में स्ट्रोबो, जस्टिन तथा एरियन जैसे यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त की तुलना सेंड्रोकोटस नाम से की गई है और वो चंद्रगुप्त ही है। यूनानी लेखक स्ट्रोबो का कहना है। एरियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया है चंद्रगुप्त को। इस बात की पुष्टि 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स ने इसकी पुष्टि की है 1793 में। चंद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया है मौर्य वंश में? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने मौर्य वंश में शासन किया है। स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम था
पोलीब्रोथम ये एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त का किस नाम से जाना जाता था। पोलीब्रोथम नाम से भी चंद्रगुप्त को जाना जाता था। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। जस्टिस नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजय किया था। हाँ, तो देख सकते हैं आप मौर्य वंश का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए, संपूर्ण भारत और वर्तमान का पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्किस्तान, ये सारे देश आ जाते थे जबकि ज़माने में। म्यांमार, बर्मा, यहाँ से इतना चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था। मौर्य वंश ने प्राचीन इतिहास में बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया है। मौर्य वंश के बाद गुप्ता वंश का भी शासन काफ़ी हद तक बड़ा हुआ करता था। इन वंश के अलावा किसी वंश का शासन क्षेत्र इतना नहीं हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश माने जाते हैं भारतीय इतिहास के। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहा जाता है 312 ईसा पूर्व में लगभग 12 वर्षों तक मौर्य वंश में अकाल पड़ा। इसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के गिरनार के पास अपने प्रतिनिधि पुष्यमित्र वैश्य के माध्यम से सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील पलासनी और स्वर्णसिट्टा नदी के संगम पर बनी है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। पलासनी नदी और स्वर्णसिट्टा नदी के संगम में यह झील बनी है। और इससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्ण उद्धार किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया। और कुषाण शासक कनिष्क ने भी सुदर्शन झील का जीर्ण उद्धार कराया। और गुप्त शासक कुमारगुप्त ने भी सुदर्शन झील का जीर्ण उद्धार कराया। तो ऑप्शन में दे देता है कि सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्ण उद्धार किसने करवाया, तो अशोक, कनिष्क। और 2-3 एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं। रुद्रदामन शिलालेख में इसका विस्तार मिलता है। तो अगर अशोक ऑप्शन में दिया है तो सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया। अगर ऑप्शन में अशोक नहीं है तो आप कनिष्क का नाम पर टिक लगा सकते हैं। कनिष्क के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो सुदर्शन झील से 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं। इसी झील को आगे चलकर अशोक ने सिंचाई के हेतु नहर का निर्माण करवाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त अपने अंतिम वर्ष में मौर्य वंश का शासक हुआ करता था। जो चंद्रगुप्त, उसने अंतिम वर्ष में जैन धर्म अपना लिया था। भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए तथा यहीं चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त ने अपना शरीर त्यागा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया था, तो इसका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था अपने अंतिम जीवन काल में। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हुई संलेखना पद्धति द्वारा। जैन धर्म का एक उपवास है जो व्यक्ति अपने अंतिम समय पर उपवास के माध्यम से अपना शरीर त्यागता है, जिससे कहा जाता है इनसे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। खाना पीना बंद कर देता है अंतिम वर्षों में। जब संलेखना पद्धति को जैन धर्म में संथारा के नाम से जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लेता है, नोट कर लेना। संलेखना पद्धति को जैन धर्म में संथारा के नाम से जाना। इसके बाद मौर्य वंश का दूसरा शासक हुआ बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरे शासक हुए बिंदुसार। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिंदुसार की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पिता के रूप में ज़्यादा हुई है। उनका खुद का ज़्यादा
पहचान अपने दम पर नहीं हुई है, पर वो बहुत ही मौर्य वंश के प्रतापी शासक हुए। उन्होंने 25 वर्ष तक मौर्य वंश में शासन किया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया और बिंदुसार अजीपक संप्रदाय को मानता था। और बिंदुसार के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वास नामक एक भविष्यवक्ता था जो अजीबक संप्रदाय से संबंधित था। एग्जाम में बनने वाला और क्वेश्चन बिंदुसार से ये है कि एंटियोकस जो सीरिया का राजा हुआ करता था, उससे बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सेफिस्ट दार्शनिक की मांग की। तो उस राजा ने दार्शनिक को छोड़कर 2 चीज़ें बिंदुसार को दी और उन्होंने अपना एक राजदूत भी भेजा, डाइमेकस। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा यात्री आया था, तो डाइमेकस ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में माइगस्थनीज आया था और माइगस्थनीज को किसने भेजा था, तो माइगस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त के बारे में एक बात और है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, जो सिकंदर का सेनापति हुआ था, उसको युद्ध में पराजित किया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था जिसका नाम हेलेना हुआ करता था। ये एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था, तो यूनानी राजा जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, सेल्यूकस नाम था उसका, उसके साथ ये युद्ध हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको जीता और उसकी बेटी हेलेना से उसका विवाह हुआ। इसका उल्लेख केवल एपियानक नामक ग्रंथ में मिलता है। और एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है कि माइगस्थनीज कहाँ का था राजदूत, तो यूनान का था। ये यूनान का राजदूत था माइगस्थनीज। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था माइगस्थनीज को, जो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक में लिखा गया है कि भारत के लोग भारत के मूल निवासी ही हुआ करते हैं। पाटलिपुत्र को उसने माइगस्थनीज ने बहुत अच्छा विवरण अपनी पुस्तक में किया है और उन्होंने कहा था कि भारत में के घरों में ताले नहीं लगते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात करते हैं बिंदुसार की उपाधियाँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिंदुसार की उपाधि। अमित्रकेटस, उनको अमित्रकेटस भी कहा जाता था बिंदुसार को यूनानी ग्रंथ में। आतली द्रोण चड़स भी कहा जाता था, स्ट्रोबो ने इसको कहा। अमित्र घात संस्कृत ग्रंथ में कहा जाता है शत्रुओं की हत्या करने वाला। अमित्र चट्टस एथेनियस ग्रंथ में कहा जाता है। अमित्र खंड संस्कृत ग्रंथ में शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंहसेन जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण है, अमित्र घात किस शासक को कहा जाता था मौर्य वंश में, तो बिंदुसार को कहा जाता है, ये याद कर लेना। और सिंहसेन जो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को कहा जाता है। भीमसेन मद्रसार वायु पुराण में, ये भी महत्वपूर्ण है, मद्रसार वायु पुराण में इसको बोला गया है। बिंदुपाल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। 2-3 नाम है, अमित्रकेटस, अमित्रघात इसको कहा जाता है। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका नाम आता है, मतलब ये तीसरे नंबर के शासक हुए मौर्य वंश में और उन्होंने 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, जिनका नाम है अशोक। ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे मौर्य वंश के। इनके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कशन करेंगे। इनके बारे में एक किदवंती है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी हासिल की थी, ऐसा कहा जाता है, पर इतिहासकार की इनमें कोई पुष्टि नहीं है। और इन्होंने अपने बेटी संघमित्रा और महेंद्र को चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। इनका विवाह विदिशा के एक व्यापारी की बेटी के साथ हुआ था। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान में अशोक की एक अन्य पत्नी का नाम बताया गया है, जिसका नाम है तिच्छरक्षिता। ये मोस्ट नहीं है, एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछता है। अशोक के बारे में एक युद्ध के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, अशोक का कलिंग युद्ध, जो 661 ईसा पूर्व में लड़ा गया है।
इससे क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है, कलिंग भारत में वर्तमान में किस जगह पर स्थित है? तो उड़ीसा का एरिया ही कलिंग कहलाता है। उड़ीसा वाला एरिया कलिंग के नाम से जाना जाता है। ये 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध जीता वो भारत की किस क्षेत्र में स्थित है? तो उड़ीसा का एरिया ही। अशोक के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि गुर्जरा, मस्की और निट्टूर उद्गोलम शिलालेख में ही अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। बाकी में अशोक का नाम प्रियदर्शी बताया गया है। पियद्दी राजा ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवान प्रिय के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम सिर्फ इन 4 अभिलेखों से ही मिलता है। तो ये याद कर लेना, गुर्जरा, मस्की, निट्टूर, उद्गोलन। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये अशोक का रियल नाम अशोक के किन अभिलेखों से मिला है। आगे चर्चा करेंगे हम अशोक के शिलालेख। तो अशोक 3 तरह के शिलालेख लिखवाए थे, मतलब 3 तरह के शिलालेख। एक हुआ करता था स्तंभ शिलालेख, अशोक के शिलालेख में एक शिलालेख हो गया, एक स्तंभ शिलालेख, एक गुहा लेख हो गया। तो अशोक के 14 शिलालेख थे जो 8 जगह से मिले। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उन पर उत्कीर्ण किए जाते थे। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। जो अशोक के 14 शिलालेख मिले थे तो 8 जगह से मिले थे। उन 8 जगहों की लोकेशन जान लेते हैं। शहबाजगढ़ी, पेशावर जिला, पाकिस्तान। दूसरा मानसेहरा, कालसी, देहरादून, गिरनार, पुरी, उड़ीसा। धाउली, ये भी उड़ीसा में है। जौगढ़, एराकुड़ी, कुरनाल जिला, आंध्र प्रदेश। सुपारा, थाने, पूना। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रयाग पत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनमें क्या लिखा है। तो इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। मोस्ट आपके लिए 2-3 ही शिलालेख हैं। पहले और 13वां शिलालेख है और चौथा शिलालेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि की निंदा कही गई है, लेकिन मोर और हिरन अशोक के रसोई घर में खाने के लिए पकाए जाते हैं। बाद में कहा जाता है अशोक ने इनको भी मारना शिकार करना बंद कर दिया था। दूसरे शिलालेख में बोला गया है मानव एवं पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य, दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य राज्यों का वर्णन और श्रीलंका का भी वर्णन किया गया है। ये दूसरा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, चौथा, 13वां ये वेरी मोस्ट है जो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। तीसरे में कहा गया है ब्राह्मण का सम्मान, 3 अधिकारी की नियुक्ति। ये 3 अधिकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। युक्तक, रज्जुक, प्रदेशिक, ये 3 अधिकारी की नियुक्ति तीसरे शिलालेख में कही है। शिलालेखों में बहुत कुछ लिखा गया है पर यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट में आपको बताया गया है। 5वें में लिखा गया है दासों के प्रति नीति पर चिंताएं। चौथा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, ये बात लिखी गई है। 6वां कल्याणकारी उपाय, ये लिखा गया है। सबसे बड़ा शिलालेख 7वां है। ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो इसका आंसर 7वां है। 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है। उसमें क्या लिखा गया है, तीर्थ यात्रा की चर्चा, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का अनुरोध। और 8वां शिलालेख अशोक की बोध गया बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा का वर्णन, 8वें शिलालेख में। छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 9वें शिलालेख में कहा गया है। और धम्म के प्रति समारोहों पर जोर दिया गया है। 10वें शिलालेख में
ख्याति और महिमा इच्छा की निंदा, ख्याति और महिमा इच्छा की निंदा, धम्म की लोकप्रियता पर जोर दिया गया है। अगला मोस्ट शिलालेख है 13वां नंबर, अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। इसको तो याद ही करने लेना है भाई। दोस्तों देखो, याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप जितना ही जीके इतिहास का रिवीजन करोगे उतना ही आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। बिना वीडियो देखने से भाई सिलेक्शन होता तो बहुतों का हो जाता। इसमें याद करना पड़ता है, हिस्ट्री में बहुत ही बार रिवीजन करना पड़ता है। आप इसको 2 बार वीडियो को भी देख सकते हैं। 11वें शिलालेख में कहा गया है धम्म का विस्तार पूर्वक वर्णन। 12वें में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए अनुरोध निर्देशित और निर्धारित किए गए हैं। 14वां शिलालेख सभी शिलालेखों का सार, धम्म का पुनः वर्णन। 14वां शिलालेख मतलब जितने भी शिलालेख हुए 13, उन्हीं का सार है 14वें शिलालेख में। इसके अलावा भाई अशोक के महत्वपूर्ण लघु शिलालेख भी हैं। इनकी आप लोकेशन याद कर सकते हैं, लोकेशन से प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे पूछ लेता है गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मगिरी शिलालेख, लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, दतिया, बिहार या मैसूर? तो यह ब्रह्मगिरी मैसूर चित्तौड़गढ़ जिला में स्थित है। तो इनके नाम याद रख लेना है और उनकी लोकेशन, रूपनाथ जबलपुर में, गुर्जरा दतिया में, सासाराम बिहार में। सासाराम में यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। भाबरू बैराट जयपुर मध्य प्रदेश, मस्की रायचूर जिला आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी मैसूर, चित्तौड़गढ़ जिला, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में। ये भी ब्रह्मगिरी के पास ही पड़ता है, सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी। और 8वां है जटिंग रामेश्वरम, ये भी ब्रह्मगिरी के पास में है। इर्रागुड़ी कुरनूर, ये आंध्र प्रदेश में है। गोभी मठ मैसूर, कोपल गोभी मठ कहाँ पर है? मैसूर में। अपाल की गुड्डू गोभी मठ के पास है। ये दोनों पास पास हैं, गोभी मठ और पाल की गुड्डू। राजुल मंडीगिरी करनूल आंध्र प्रदेश में है। हरौर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट है, ये पूछा जाता है। निट्टूर भी पूछा जाता है क्योंकि निट्टूर में अशोक का नाम अशोक दर्शाया गया है। गुर्जरा में भी, ये भी मोस्ट है, गुर्जरा, मस्की, निट्टूर, ये बहुत ही मोस्ट है। वैसे बहुत सारे लघु शिलालेख हुए पर ये मोस्ट आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं भाई अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेख आपको महत्वपूर्ण है। स्तंभ ये है, देखो भाई स्तंभ लेख ये है दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख है। देखो ये टोपरा स्तंभ लेख है दिल्ली का ये भाई, ये देखो इसमें लिखा गया है। इसकी भाषा है प्राकृतिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये है सांची का बौद्ध स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। सांची का बौद्ध स्तूप यूनेस्को में भी शामिल है। 1989 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि सांची का स्तूप यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया है? तो 1989 में इसको शामिल किया गया है। देख सकते हैं भाई अशोक के स्तंभ शिलालेख। स्तंभ शिलालेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 7 स्तंभ लेख लेके गए हैं जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में हुआ करता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल के तुगलक वंश के एक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ, यह भी पहले मेरठ में हुआ करता था और इसको भी बाद में उसी शासक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। तौलिया अरराज चंपारण बिहार में, दो देखो बिहार से प्राप्त हुए हैं स्तंभ शिलालेख। तौलिया अरराज नंदनगढ़ बिहार चंपारण से। और 5वां है रामपुरवा चंपारण बिहार। 3 स्तंभ लेख भाई बिहार से मिले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी लोकेशन आप याद कर लेना भाई, याद करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना रिवीजन करोगे हिस्ट्री का उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जीके का भाई रिवीजन का ही काम रहता है, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, एग्जाम ऐसे नहीं निकलते हैं भाई। रामपुरवा चंपारण बिहार में है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद
के किले में रखवाया गया था। ये भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रयाग स्तंभ लेक जो था ये पहले कहाँ स्थित था, तो इसका लेख नोट कर लेना। कौशाम्बी में ये पहले स्थित था। बाद में इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले पर रखवाया था। और अशोक के बहुत सारे लघु स्तंभ लेख भी हुए जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे सांची लघु स्तंभ लेख है जो रायसेन जिले में है। दूसरा सारनाथ जो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी ये भी यूपी में है, इलाहाबाद के पास स्थित है। रुमनई देई तराइन नेपाल की तराइन में है। निगलीवा भी ये नेपाल की तराइन में है। इनको भाई याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई आपको बता दूं इसमें इम्पोर्टेंट बात, ये जो साय गढ़ी पेशावर में स्थित है अमान सेहरा, इनकी लिपि खरोष्टी लिपि है। और बाकी जो शिलालेख हैं इनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के 90% लेख जो हैं वो ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कुछ के नाम आप याद कर लीजिए। अशोक के कुछ शिलालेख हैं जो अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं और यूनानी लिपि हम याद कर लीजिए। जो अशोक के अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, 4 लिपि में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा हो गई, प्राकृतिक भाषा, ग्रीक भाषा, अरमिक भाषा, ये 3 भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। और 4 लिपियाँ हो गई, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी और ब्राह्मी, ये 4 लिपियाँ आप याद कर लेना इनके नाम। अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख गंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमाना नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। भाई अशोक की उपाधियों से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में देखो पाएंगे। अशोक मस्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक बताया गया है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गुर्जरा, मस्की, निट्टूर, उदगोलम शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और बाकी शिलालेख में इनको प्रियदर्शिका के नाम से जाना जाता है। तो देखो गुर्जरी लघु शिलालेख में अशोक राजा नाम मिला है। देवांश प्रियस भी नाम मिला है गुर्जरी में। अशोक मौर्य रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से अशोक मौर्य नाम मिला है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। रुद्र दामन जो कुषाण जो एक शक शासक हुआ करता था, रुद्र दामन, उसका जूनागढ़ अभिलेख था, वहीं से मिला है जानकारी। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख, प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बैराठ लघु शिलालेख से इनकी उपाधियां हैं। प्रियदर्शी राजा अशोक वर्धमान पुराणों में, राजा अशोक निट्टूर शिलालेख में। भाई अशोक को प्रियदर्शी नाम से जाना गया है, प्रियद्दी राजा के नाम से। और अशोक का देखो ये स्तंभ हो गया अशोक स्तंभ जो सारनाथ से हमें मिला है। इसमें 4 शेर हो गए और पहिया एक हो गया और अब एकस इसको बोलते हैं। देखो भाई मैं आपके लिए NCERT बुक से ये सारी चीज़ें ला रहा हूँ। उल्टा कमल आपको देखने को मिलेगा और 4 पशु इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अशोक का जो स्तंभ है वो अशोक स्तंभ, उसमें किस पशु का अंकन नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे देगा सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल। तो 4 ऑप्शन में एक 5वां ऑप्शन दे देगा। जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया, ऊँट दे दिया, तो आपका आंसर ऊँट हो जाएगा। और पूछ लेगा कि इसको भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब मान्यता मिली है, तो 24 जनवरी 1950 में वो इसको भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अशोक के भाई गुहा लेख भी हैं, अशोक के द्वारा गुहा लेख भी लिखवाए गए हैं। ये लेख गुफाओं की दीवारों में लिखाए जाते हैं गुहा लेख। तो बराकर पहाड़ी जो है गया जिले बिहार में, उन पर 3 गुफाएं बनवाई गई हैं अशोक द्वारा। 3 गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली का नाम आता है कर्म चौपड़, अब दूसरा है विश्व झोपड़ी और तीसरा सुदामा गुफा। ये 3 गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इनके नाम याद कर लेना। जो अजीबक संप्रदाय से संबंधित हैं इनको अशोक ने दान किया था। इनकी भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। और दशरथ ने भी
नागार्जुन गुफाएं बनवाई, उनमें 3 लेख लिखवाए हैं। और ये भी याद कर लेना, अशोक के धर्म प्रचार करने के लिए कौन सा व्यक्ति कहाँ गया, तो महेंद्र और संघमित्र श्रीलंका गए। ये आपके लिए मोस्ट है, और बाकी नाम आप पढ़ लेना। जैसे महादेव कहाँ गए थे, मैसूर गए थे। महेश मंडप मैसूर। और रक्षित वनवासी कर्नाटक गए थे प्रचार करने। ये पूछते हैं एग्जाम में, ये याद कर लेना। और अशोक के शिलालेखों की खोजकर्ता पूछते हैं, जैसे धौली। 4 नाम तो आप भाई याद कर लेना। एक गिरनार हो गया, और मस्की भी पूछता है आपको। गिरनार, मस्की और नेट्टूर, धौली, ये 4 नाम आपको याद कर लेना है। इनके खोजकर्ताओं के नाम ये मोस्ट हैं। और आपसे देखो मौर्य वंश के क्रम के बारे में पूछता है, राजाओं के क्रम, तो ये भी आप याद कर लेना। मौर्य वंश के राजाओं के क्रम पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल आए, कुणाल के बाद बंधुपालित, कुणाल का पुत्र था। इंद्रपालित, बंधुपालित का पुत्र था। दसोन, इंद्रपालित का पुत्र था। फिर दशरथ आया, दशरथ ये मोस्ट है। दशरथ एग्जाम में जब पूछता है तो ऑप्शन दे देता है कि अशोक के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, दशरथ, संप्रीति, शालीसुख, देववर्मन। अगर ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, दशरथ, संप्रीति, शालीसुख, देववर्मन, तो इनमें से आपको दशरथ टिक करना है। अगर कुणाल अगर दे दिया जाए तो कुणाल टिक करना है आपको। ये पुराणों के अनुसार है, पर आपको ज़्यादातर ऑप्शन में भाई ये पहला राजा दशरथ बताया गया है। अशोक के बाद दशरथ, फिर संप्रीति दशरथ का पुत्र, फिर शालीसुख, देववर्मन। अंतिम राजा के बारे में भी एग्जाम में पूछता है। अंतिम राजा मौर्य वंश का बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो इसका सेनापति हुआ करता था, और शुंग वंश की नींव डाल दी। और अशोक के अधिकारी याद कर लेना। सीताध्यक्ष कृषि विभाग के पूछे जाते हैं भाई, याद करना पड़ेगा आपको। अकाराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष के बारे में बहुत बार पूछा है एग्जाम में, एक कृषि का अध्यक्ष हुआ करता था, ये याद कर लेना भाई। और महत्वपूर्ण फैक्ट देखो भाई, ये हैं, पूछता है महामात, प्रमुख अमात, नगरों का अधिकारी। महामात कौन है मौर्य वंश में, तो ये नगरों का अधिकारी है। और अमात होगा योग अधिकारियों का समूह। रज्जुक के बारे में पूछता है, साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी। रज्जुक याद कर लेना है आपको, याद तो वैसे सब करना है, पर मोस्ट ये 2-3 है, अमात, रज्जुक। और धम्म महामात, इस समाज का है, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला। युक्तक भी महत्वपूर्ण है, जिले में राजस्वी वसूल का कार्य युक्तक द्वारा किया जाता है। और अशोक के बारे में, कर की व्यवस्था के बारे में बता दें। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश में कर कितना लिया जाता है, तो कर लिया जाता है 1/4 और 1/6। ये कर के बारे में बताया गया है भाई, इनसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको आर्थिक नियंत्रण के बारे में बता दें। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोच्च माना गया है, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी, जहाँ धान की फसल को सर्वोच्च माना गया है, जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, इससे आपके एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एसएससी, रेलवे हो या अदर स्टेट एग्जाम, मौर्य वंश के इस वीडियो को देखने के बाद मौर्य वंश से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी एनटीपीसी में मौर्य वंश से अभी क्वेश्चन बने थे, अभी 2025 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, तो मौर्य वंश से उनके क्रम के बारे में क्वेश्चन बना था कि अशोक के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ऑप्शन में था दशरथ, संप्रीति और शालीसुख और बृहदत्त, तो इसका आंसर दशरथ था। अगर कुणाल उणाल हो जाते तो राइट आंसर कुणाल हो जाता था। और कलिंग युद्ध के बारे में भी पढ़ा है, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको क्लास में बताया है, सारा का सारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया गया है। तो कैसी लगी वीडियो, अगला वीडियो हम एमसीक्यूज का लाएंगे। एमसीक्यूज पीवाईक्यू होंगे, जो मौर्य वंश के महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में, आने वाली एग्जाम में, एसएससी की बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इनसे आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा भाई, देखना। 1 नंबर क्लास है भाई, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप वीडियो देखा करो। अगला हम लाएंगे एमसीक्यू का वीडियो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे
पुष्यमित्र शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हिंद, यमन, शक, सीथियन, पार्थियन, कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है MCQ का। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, चैनल को